हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। आज हम यूज ऑफ इज, आर, एम के बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से समझिए और समझिए ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। शर्त यह है कि इस पूरे वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। ये मैंने टिप्स जहाँ से अध्ययन करके निकाला है, इस तरीके से आपने आज तक कभी ना तो पढ़ा होगा किसी किताब में और ना किसी गुरुजी ने आपको समझाया होगा। देखिए, हम यूज ऑफ इज, आर, एम का प्रयोग किस सरल शब्दों में, आसान शब्दों में आपको समझाते हैं, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यूज ऑफ इज, आर, एम। पॉइंट नंबर 1, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं। यानी इज, आर, एम जो है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है। अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल, कोई कार्य अभी जारी है, वो पूरा नहीं हुआ है, उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कार्य जारी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल की पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, है शब्द आते हैं। यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हूं, है शब्द आते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ ये बार बार कि हम लोग अंग्रेज नहीं हैं, बल्कि हिंदुस्तानी हैं। हमारी मातृभाषा, मदर लैंग्वेज हिंदी है। इसलिए पहले हम हिंदी में वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो इसकी पहचान अगर आपको नहीं होगी तो ठीक ढंग से आप ट्रांसलेशन न कर पाएंगे और न बोल पाएंगे। तो इस काल की ये पहचान हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है इस काल की रचना। इसमें पहले कर्ता रखते हैं अर्थात सब्जेक्ट, उसके बाद इज, आर, एम को रखते हैं, धन, क्रिया, और क्रिया के अंत में इंग लगाते हैं। यानी इस काल की रचना करते समय पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार जो भी मुनासिब हो उसका प्रयोग करते हैं, इज, आर, एम का। इनमें से तीनों में से एक जो वहां सटीक बैठता हो। उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, मूल क्रिया, जैसे गो, कम आदि, ये मूल क्रिया है। और उस मूल क्रिया के बाद में हम इंग का प्रयोग करते हैं। देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आई के अलावा अन्य किसी भी एक वचन शब्द कर्ता के साथ इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुवचन कर्ता और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। अब देखिए, यदि आप में से कोई ये नहीं जानता है कि बहुवचन कर्ता किसे कहते हैं और एक वचन कर्ता किसको कहते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसको कहते हैं, इसका मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर कर दिया है। तो देखिए, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट या किसी का नाम, इसे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट, ये होता है आई, वी, यू, दे। अब देखिए, आप लोग
ये समझ गए, पहचान भी हो गई। आप ये भी जान गए कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता किसे कहते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता किसे कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिसको आप ध्यान से देखिए और सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूं, तो मैं के साथ आई लगता है जैसा कि ऊपर बताया गया है। आई एम गोइंग, गो माने जाना और उसमें हमने इंग लगा दिया, तो क्या हो गया, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। अब वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। यू आर कंफ्यूजिंग मी। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख रहा। आर का प्रयोग एक जगह और होता है, उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। किसी पास की एक वस्तु की ओर संकेत अथवा इशारा करने पर भी इसका प्रयोग होता है। जैसे यह एक कलम है, तो दिस इज अ पेन। वो कलम जो है पास में है और एक ही पेन है, तो दिस इज ए पेन। किसी पास की एक वस्तु की ओर संकेत अथवा इशारा करने पर इसका प्रयोग होता है। अब अगर वो वस्तु का, जैसे ये पेन है, इस शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, तो ए का प्रयोग होगा। यहां हम इस आर का ही प्रयोग आपको बता रहे हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से एक जानकारी यहां हम आपको और दे रहे हैं कि अगर ये पेन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो ए का प्रयोग होगा, और अगर यहां पर वावेल होता तो आइन का प्रयोग होता, क्योंकि ए माने एक और आइन माने भी एक। नेक्स्ट देखिए, किसी दूर की एक वस्तु की ओर संकेत अथवा इशारा करने पर भी इज का ही प्रयोग होता है। जैसे वह एक कलम है, दैट इज ए पेन। जैसे कोई कलम पास में है और एक पेन है, तो वहां कहेंगे आप दिस इज ए पेन, और वही कलम एक है और थोड़ा दूर है, तो आप कहेंगे दैट इज ए पेन, और पास में है तो कहेंगे दिस इज ए पेन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पास में अनेक वस्तु की ओर इशारा करने के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। पास में अनेक वस्तु की और इशारा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये कलमें हैं, तो दीज आर पेन्स। क्योंकि अनेक वस्तु है, यहां ए और एन नहीं लगेगा, यहां यस बढ़ गया, प्लूरल हो गया पेन्स। ये कलमें हैं, दीज आर पेन्स। ठीक है, वह कलमें हैं, तो दो जार पेन्स, यानी
एक से अनेक पेन अगर पास में है तो कहा जाएगा दीज आर पेन्स, और एक से अनेक पेन थोड़ा दूर है तो कहेंगे दोज आर पेन्स, राइट। अब देखिए इसी के साथ एक चीज आप और सीख लीजिए। टॉपिक तो हमारा है इज और एम के ही प्रयोग का, लेकिन पास में जब कोई एक वस्तु होती है तो वहां पर संकेत करने के लिए दिस लगता है, दिस इज ए पेन। अगर वही पेन थोड़ा दूर है तो कहेंगे दैट इज ए पेन। दिस माने ये है और दैट माने वो। अब पास में एक से अनेक वस्तु है तो कहेंगे दीज आर पेन्स, एक से अनेक पेन दूर है तो कहेंगे दोज आर पेन्स, राइट। तो आप लोग समझ गए कि यूज ऑफ इज और आर एम का क्या प्रयोग है। तो नंबर 1 ये कि ये इज आर एम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ये सहायक क्रिया है, और पास में या दूर में अगर कोई एक वस्तु है तो इज का प्रयोग हुआ, अनेक है तो आर का। आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। शर्त यह है कि पूरा वीडियो देखिए जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप इंग्लिश में फर्राटेदार बोलना चाहते हैं, फर्राटेदार लिखना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा डेली जो इंग्लिश के बारे में पॉइंट्स टिप्स दिए जाते हैं उन वीडियो को आप बराबर देखते रहें तो आपका इंग्लिश निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा। आप किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। हमारे द्वारा इंग्लिश के ग्रामर के बारे में और कई वीडियो डाले गए हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके उसे भी देख सकते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे इस स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई जानकारी का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।